हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम कमलेश्वर जी की कहानी राजा निर्वंशिया के 2 अंकों के लिए पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके आने वाली परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजा निर्वंशिया पाठ की व्याख्या की वीडियो आपको मेरे चैनल पर क्लास 12 सेमेस्टर 4 हिंदी ए की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसके अलावा क्लास 12 सेमेस्टर 4 हिंदी ए के सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स को शामिल किया गया है, उन सब की व्याख्या तथा उससे संबंधित 2 अंकों के लिए पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरों की वीडियोस भी आपको इसी प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस पाठ से कौन कौन से और किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, राजा निर्वंशिया पाठ किस विधा में लिखित है? इसके लेखक कौन है? उत्तर है राजा निर्वंशिया कहानी विधा में लिखित है। इसके लेखक कमलेश्वर जी हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के ख्यालों का निर्वंशिया कौन था? लेखक का उसके साथ क्या संबंध था? उत्तर है लेखक के ख्यालों का राजा निर्वंशिया जगपति था। लेखक की जगपति से दांत काटी दोस्ती थी। अगला प्रश्न है, लेखक की मां किसकी कहानी सुनाया करती थी और किस अवसर पर? उत्तर है लेखक की मां सकट के त्योहार के अवसर पर राजा निर्वंशिया की कहानी सुनाया करती थी, जिनके कोई संतान नहीं थी। अगला प्रश्न है, सकट की पूजा की तैयारी किस प्रकार होती थी? उत्तर है सकट के त्योहार पर आटे का चौक पूरा जाता था। उस पर मिट्टी की 6 गौरें रखी जाती थी, जिनमें से ऊपर वाली पर बिंदिया और सिंदूर लगता था और बाकी की 5 नीचे दबी पूजा ग्रहण करती रहती थी। अगला प्रश्न है, राजा निर्वंशिया का राज कैसा था? उत्तर है राजा निर्वंशिया के राज में बड़ी खुशहाली थी। सभी वर्ण के लोग अपना अपना काम करते थे। कोई दुखी नहीं था। राजा अपना राजकाज देखते थे और अपनी रानी के साथ खुशी खुशी रहते थे। अगला प्रश्न है, मैट्रिक पास करने के बाद लेखक और जगपति किस काम में लग गए? उत्तर है मैट्रिक पास करने के बाद लेखक एक स्कूल में नौकरी करने लगे और जगपति कस्बे के ही एक वकील के यहाँ मुहर्रिर यानी क्लर्क बन गया। अगला प्रश्न है, जगपति का विवाह किससे हुआ? उसकी शादी में किस बात को लेकर तमाशा बना? उत्तर है जगपति का विवाह पास के ही गांव की चंदा नाम की स्त्री से हुआ। लड़की वालों का विश्वास था कि 7वां फेरा तभी होगा जब पहली विदाई का दिन तय होगा। इसी बात को लेकर विवाह में तमाशा बना। अगला प्रश्न है, जगपति के रिश्तेदारों ने क्या तमाशा खड़ा किया? उत्तर है जगपति के रिश्तेदारों ने जगपति की पत्नी की विदाई को लेकर तमाशा खड़ा कर दिया था। उनके अनुसार उसे विदा कराना अपनी नाक कटवाना था। वे जगपति की शादी कहीं और करवाना चाहते थे। अगला प्रश्न है, जगपति की मां ने चंदा को अपने रिश्तेदारों के बारे में क्या बताया? उत्तर है जगपति की मां ने उसे बताया कि जगपति के रिश्तेदार उससे ईर्ष्या करते हैं और उसे खुश देखना नहीं चाहते, अतः वह जगपति की देखभाल की जिम्मेदारी चंदा को देकर मर जाती है। अगला प्रश्न है, और चंदा ने मन में सब्र कर लिया। चंदा ने क्या सोचकर सब्र कर लिया? उत्तर है शादी के 4 साल बाद भी जब चंदा और जगपति के कोई संतान ना हुई तो उसने अपने मन में यह सोचकर सब्र कर लिया कि जगपति के रूप में उसे जीवन भर पूजा करने के लिए कुल देवता का अंश मिल गया है। अगला प्रश्न है, धीरे धीरे उन लोगों ने खबर लेना भी छोड़ दिया। पंक्ति में किन लोगों की ओर इशारा किया गया है? उन्होंने किसकी खबर लेना छोड़ दिया था और क्यों? उत्तर है पंक्ति में जगपति के रिश्तेदारों की ओर इशारा किया गया है। उन्होंने जगपति की खबर लेना छोड़ दिया था क्योंकि कस्बे के अस्पताल से दयाराम का गांव 4 कोस दूर था और जगपति का घाव एक दिन में ठीक होने वाला नहीं था। अगला प्रश्न है, जगपति किसकी शादी में गया था? वह कितने दिनों में लौटने के लिए कहकर गया था? उत्तर है जगपति अपने दूर के रिश्ते के भाई दयाराम की शादी में गया था। वह 10वें दिन लौटकर आने को कहकर गया था। अगला प्रश्न है,
जगपति को कहाँ गोली लगी थी? जगपति की देखभाल के लिए किसे अस्पताल में रहना पड़ा? उत्तर है, जगपति को पहली गोली जांघ पर और दूसरी गोली कूल्हे पर लगी थी। जगपति की देखभाल के लिए चंदा को अस्पताल में रहना पड़ा। अगला प्रश्न है, कस्बे का अस्पताल कैसा था? अस्पताल के प्रबंध की सारी जिम्मेदारी किस पर थी? उत्तर है, कस्बे का अस्पताल एक छोटी सी इमारत में बना था, जहां रोगियों के लिए सिर्फ 6-7 खाटें थी। मरीजों की देखभाल, उनके रिश्तेदारों के रहने और खाने पीने का प्रबंध करने तथा दवाओं का इंतजाम करने तक की सारी जिम्मेदारी कंपाउंडर बचन सिंह पर थी। अगला प्रश्न, एक अरमान उनके साथ चला गया। पंक्ति से सांकेतिक पात्र कौन है? कौन सा अरमान उनके साथ चला गया? उत्तर है, पंक्ति से सांकेतिक पात्र जगपति की मां है, जो जगपति के विवाह के 4 साल बाद ही मर गई। उसका अरमान था कि वह जगपति की संतान को अपनी गोद में खिलाए, लेकिन जगपति की संतान न होने के कारण उसका ये अरमान उसके साथ ही चला गया। अगला प्रश्न है, रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी को किस बात की चिंता हुई? फिर उसने क्या किया? उत्तर है, राजा शिकार पर जाते थे तो 7वें दिन वापस लौट आते थे। एक बार जब वह शिकार पर गए और 7वां दिन निकल जाने पर भी वह लौटकर नहीं आए, तब रानी को चिंता हुई। रानी मंत्री को साथ लेकर राजा की खोज में निकल गई। अगला प्रश्न है, जगपति की पत्नी के ससुराल आने पर जगपति और उसकी मां की क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर है, जगपति की पत्नी के ससुराल आने पर जगपति को लगा कि उसे सब कुछ मिल गया। जगपति की मां ने बहू की बलाइयां लेकर उसे घर की सारी चाबियां सौंप दी। अगला प्रश्न है, जगपति बुरी तरह से कराह उठा। जगपति के कराहने का क्या कारण था? उत्तर है, बचन सिंह लापरवाही से जगपति के घाव पर बंधी पट्टी को खोल रहा था और पट्टी एक जगह पर खून से चिपक गई थी, इसलिए वह दर्द के कारण बुरी तरह से कराह उठा। अगला प्रश्न है, वह बेपरवाही तो चीख और कराहों की एक रास्ता से उसे मिली थी। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, बचन सिंह रात दिन मरीजों के बीच रहकर उनकी मरहम पट्टी करता रहता था, अतः लगातार मरीजों की चीख और कराह सुनते सुनते वह उनके दर्द के प्रति लापरवाह हो गया था। अगला प्रश्न है, चंदा ने कृतज्ञता भरी नजरों से उसे देखा। चंदा ने किसे कृतज्ञता भरी नजरों से देखा और क्यों? उत्तर है, चंदा ने बचन सिंह की ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखा, क्योंकि मुसीबत के समय एक वही था जिसने उसका साथ दिया था और वही जगपति की दवाइयों का इंतजाम भी कर रहा था। अगला प्रश्न है, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं। पंक्ति का वक्ता और श्रोता कौन है? वक्ता ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर है, पंक्ति का वक्ता जगपति और श्रोता चंदा है। जब चंदा जगपति से कहती है कि उसके लिए कुछ ताकत की महंगी दवाइयां जरूरी हैं, तो जगपति उससे कहता है कि उनकी औकात उन दवाइयों को खरीदने की नहीं है, अतः उन्हें चादर के बराबर ही पैर फैलाने चाहिए। अगला प्रश्न है, कर्ज कोढ़ का रोग होता है। पंक्ति में कर्ज की तुलना कोढ़ से क्यों की गई है? अथवा कर्ज लेने के प्रति जगपति ने चंदा के सामने क्या विचार प्रकट किया? उत्तर है, जगपति चंदा से कहता है कि कर्ज कोढ़ के रोग के समान होता है, जो एक बार लग जाए तो शरीर को तो गलाता ही है, साथ ही साथ मन को भी रोगी बना देता है। अगला प्रश्न है, बचन सिंह का तबादला कहाँ हुआ था? उसके तबादले की बात सुनकर जगपति की क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर है, बचन सिंह का तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हुआ था। जगपति को यह बात ठीक लगी, क्योंकि उसने सोचा कि आए दिन रोग घेरे रहते हैं, उसके वहां रहने से उसे मदद मिलती रहेगी। अगला प्रश्न है, राजा निर्बंसिया अस्पताल से लौट आए, कुलमा भी आई है। पंक्ति का वक्ता कौन है? राजा निर्बंसिया और कुलमा किसे कहा गया है और क्यों? उत्तर है,
पंक्ति की वक्ता जगपति की विधवा चाची है। राजा निर्बंसिया जगपति को तथा कुलमा चंदा को कहा गया है। जगपति और चंदा संतानहीन थे, इसलिए ऐसा कहकर जगपति की चाची उन पर व्यंग करती है। अगला प्रश्न, अजीब सी घुटन उसके दिल को बांध लेती। पंक्ति में उसके से सांकेतिक पात्र कौन है? पंक्ति में किस घुटन की बात कही गई है? उत्तर है, पंक्ति में उसे से सांकेतिक पात्र जगपति है। जगपति और चंदा के जीवन में बचन सिंह के आ जाने से वह खुद को असहाय महसूस करने लगा था। वह ना तो कुछ बोल सकता था और ना ही कुछ कर सकता था, इसलिए वह एक अजीब सी घुटन को महसूस कर रहा था। अगला प्रश्न, रात को जगपति खाना खाकर कहाँ सोने चला जाता था और क्यों? उत्तर है, रात को जगपति खाना खाकर टाल पर सोने चला जाता था, क्योंकि उसे तब तक कोई चौकीदार नहीं मिला था। अगला प्रश्न, राजा और रानी को कौन सी बात शूल सी गड़ रही थी? उत्तर है, राजा और रानी के कोई संतान नहीं थी और संतान के अभाव में उनके राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। यही बात उन्हें शूल सी गड़ रही थी। अगला प्रश्न है, उसी अंधेरे में उसने रुमाल को खोला तो जैसे सांप सूंघ गया। पंक्ति में किसे सांप सूंघ गया और क्यों? उत्तर है, जब जगपति ने रुमाल खोला तो उसे सांप सूंघ गया, क्योंकि उसमें चंदा के कड़े थे। ये वही कड़े थे जिनके बारे में चंदा ने उसे बताया था कि उसने कड़े बेचकर उसकी दवाइयां मंगवाई थी। अगला प्रश्न है, और एक दिन उसकी काम धाम की समस्या भी हल हो गई। जगपति की यह समस्या किसने हल की और कैसे? अथवा जगपति ने किससे रुपए उधार लिए और क्यों? उत्तर है, जगपति ने बचन सिंह से रुपए उधार लिए और उन पैसों से लकड़ी की एक टाल खोली। इस प्रकार उसके काम धाम की समस्या हल हो गई। अगला प्रश्न है, राजा को इतना दुख हुआ कि वह उल्टे पैरों महल को लौट आए। राजा को किस बात का दुख हुआ? महल वापस आकर उन्होंने क्या किया? उत्तर है, एक दिन राजा टहलने के लिए निकले तो सड़क पर झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी उन्हें देखकर अपना माथा पीटने लगी और कहने लगी कि उसने सुबह सुबह राजा निर्बंसिया का मुंह देख लिया है। अब ना जाने दिन भर उसे रोटी भी नसीब होगी या नहीं। यह सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। महल वापस आकर राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उस मेहतरानी का घर अनाज से भर दे। अगला प्रश्न है, जब जगपति को पता चला कि चंदा मां बनने वाली है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर है, जब जगपति को पता चला कि चंदा के बच्चा होने वाला है तो वह दिन भर तख्त पर कोने की ओर मुंह किए पड़ा रहा। उसने ना तो ठेके की लकड़ियां चिराई, ना बिक्री की ओर ध्यान दिया और ना ही दोपहर का खाना खाने घर गया। अगला प्रश्न है, यह शाप तो अमीर था। पंक्ति के अनुसार शाप किसे मिला था? वह शाप क्या था? उत्तर है, वह शाप चंदा को मिला था। वह शाप जीवन भर संतानहीन रहने का था। अगला प्रश्न है, क्या सिर्फ वही रुपए आग बन गए? पंक्ति में किन रुपयों की बात कही गई है? वे रुपए आग कैसे बन गए? उत्तर है, पंक्ति में उन रुपयों के बारे में कहा गया है जो बचन सिंह ने जगपति को लकड़ी की टाल खोलने के लिए उधार में दिए थे। वे रुपए आग बन गए क्योंकि उन रुपयों का ब्याज चंदा को बेचकर चुकता हुआ। अगला प्रश्न, हरा होने से क्या, उखड़ तो गया है। पंक्ति का वक्ता कौन है? पंक्ति के बारे में जगपति क्या सोचता है? उत्तर है, पंक्ति का वक्ता शकूरे है। जगपति अपने जीवन की तुलना उखटे हुए पेड़ से करता है। जिस प्रकार उखटा हुआ पेड़ फल एवं फूल के अभाव में बेकार हो जाता है, उसी प्रकार संतान के अभाव में जगपति को अपना जीवन भी व्यर्थ लगता है। और अब अंतिम प्रश्न, जगपति ने मरते वक्त 2 पर्चे छोड़े। जगपति ने 2 पर्चे किसके किसके नाम पर छोड़े? उन पर्चों पर जगपति ने क्या लिखा था? उत्तर है, जगपति ने मरते वक्त 2 पर्चे छोड़े थे। एक पर्चा चंदा के नाम और दूसरा कानून के नाम। चंदा को लिखे गए पर्चे में उसने इच्छा प्रकट की कि चंदा बच्चे को लेकर वापस चली आए
और कानून से विनती की कि उसकी लाश को तब तक न जलाया जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर न आ जाए। आग बच्चे से ही दिलवाई जाए। तो यहीं पर कमलेश्वर जी की कहानी राजा निर्बंसिया के 2 अंकों के लिए पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित हों। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।